नमस्कार, स्वागत है आपका IT न्यूज़ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं हमारा ये खास शो बैंकिंग बिग बेट्स और आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम। जून तिमाही के नतीजों के सीजन की शुरुआत हो गई है। शुरुआत थोड़ी सी ढीली हुई है, बाजार के अनुरूप नहीं हुई है। हालांकि बैंकिंग और फाइनेंशियल कंपनियों के जो नतीजे आ रहे हैं वो थोड़े से मिले जुले हैं। HDFC बैंक के नतीजे कुछ खास नहीं रहे, लेकिन बोनस इशू का कम बैंक ने अनाउंसमेंट किया, शेयर को सपोर्ट मिला। ICICI बैंक में हमने देखा कि प्रॉफिट की ग्रोथ अच्छी थी, लेकिन एक्सिस बैंक जो कि एक और दिग्गज बैंक है उसमें हमने देखा कि प्रोविजनिंग बढ़ती हुई दिखाई दी। इसके चलते शेयरधारकों को निराशा हुई। तो लगभग अब तक हम देख रहे हैं कि 70 से 80% बैंकों ने अपने नतीजे पेश कर दिए हैं। ऐसे में इस सेक्टर के आउटलुक को लेकर काफी हद तक तस्वीर साफ हो गई है। आज हम आपको बैंक शेयरों के नतीजों का सबसे सटीक रिव्यू दिखाएंगे। मैनेजमेंट कम्युनिटी से आगे के लिए कैसे संकेत मिल रहे हैं ये भी जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही आगे के लिए ट्रिगर्स अब क्या हैं, क्या बैंकिंग कंपनियों की जो हालत है और बेहतर होने वाली है, क्या क्रेडिट ग्रोथ यहां से मजबूत होगी, क्या डिसबर्सल में रफ्तार आएगी, नतीजों के बाद आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर आज हम करेंगे खास बातचीत। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं यह खास शो बैंकिंग बिग बेट्स। तो बैंकिंग शेयरों के एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे दो बेहद खास मेहमान। जियोजीत इन्वेस्टमेंट के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह होंगे और इसके अलावा सिस्टमेटिक्स के इक्विटीज और रिसर्च के को हेड धनंजय सिन्हा हमारे साथ होंगे। उनसे हम करेंगे चर्चा और समझेंगे कि Q1 के बैंकिंग नतीजों से क्या पिक्चर निकल के आ रही है। देखिए, बैंकिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बैंकिंग में ही हम देखते हैं कि FIs का भारी भरकम निवेश आता है। अगर हम वेटेज के हिसाब से बात करें तो बैंकिंग और फाइनेंशियल दोनों को मिला दें तो निफ्टी में अकेले एक सेक्टर का जो वेटेज है वो है करीब 26% के आसपास का, जो कि सबसे ज्यादा है। इसके बाद IT का आता है, करीब 12-12.5% के आसपास का वेटेज है। इसलिए अगर इसमें आपके दांव सही लग गए तो मान लीजिए कि आपने बाजी जीत ली बाजार की, तो कहां पर आपको पैसे लगाने हैं, नतीजों के बाद आपको अपनी पोजीशनिंग में किस तरह से चेंज करना है, ये सारी की सारी चीजें हम बताएंगे और अपने एक्सपर्ट से भी समझेंगे वो कुछ शेयर्स जहां पर उनका पक्का वाला कन्विक्शन है और भविष्य के लिए ग्रोथ अच्छी दिख रही है उन बैंकों में। लेकिन उसके पहले जरा समग्रता से समझ लेते हैं कि जो अब तक के नतीजे आए हैं, अब कुछ ही बैंकों के नतीजे बच गए हैं, अदरवाइज पिक्चर काफी हद तक क्लियर हो गई है। प्राइवेट बैंकों में ज्यादातर बैंकों के नतीजे आ गए हैं। अगर हम सरकारी की बात करें तो SBI को अगर हम छोड़ दें तो ठीक ठाक एक लंबी लिस्ट है जिनके नतीजे आ गए हैं। उनसे तस्वीर क्या बन रही है ये बताने के लिए हमारे सहयोगी वरुण दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वरुण, कैसे रहे, कैसा बीता है अब तक का Q1 का बैंकिंग का सीजन? क्या मिक्स्ड कहें या फिर मिक्स टू पॉजिटिव कहना ज्यादा बेहतर होगा? अभिषेक, मेरे ख्याल से मिक्स टू नेगेटिव कहना ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि देखिए इस पूरे बैंकिंग सेक्टर को मैं 3 में डिवाइड करूंगा। एक तो जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स है, दूसरे वो जो मिड साइज कैटेगरी के बैंक है, और तीसरे PSU बैंक्स। अब देखिए, सबसे पहले जो दिग्गज प्राइवेट बैंक्स है उनकी बात करते हैं, जिसमें HDFC, एक्सिस और ICICI बैंक है। वहाँ आपने एक ट्रेंड देखा कि नो डाउट जो लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, वो सिंगल डिजिट के आसपास सही है। वहाँ कुछ ज़्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली। हाँ, हालांकि हायर सिंगल डिजिट के आसपास सही है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में वहाँ पे गिरावट देखने मिली। अक्रॉस आप देखिए करीब 7 से 17 बेसिस पॉइंट ICICI, HDFC और एक्सिस बैंक के ओवरऑल नेट इंटरेस्ट मार्जिन में गिरावट देखने मिली। ग्रॉस NPA जो है वो बढ़ते हुए नजर आए हैं, नेट NPA जो है वो भी बढ़ते हुए नजर आए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ इन तीनों में ये थी कि इनके प्रोविजनिंग उसमें अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली और स्लिपेजेस वहाँ पे भी आपको अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली। हालांकि एक्सिस की अपनी चिंताएं थी जहाँ पे उन्होंने टेक्निकल एडजस्टमेंट किया। HDFC ने एक फ्लोटिंग जो प्रोविजन क्रिएट किया 9,000 करोड़ का, उसका इंपैक्ट देखने मिला। लेकिन साथ ही साथ ICICI को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी स्लिपेजेस में अच्छी खासी बढ़ोतरी देखने मिली है। तो ये इन तीनों का हाल था जिसमें सबसे अच्छे नतीजे ICICI बैंक के थे। अब बात करते हैं वो जो छोटे बैंक है, जैसे कि बंधन बैंक हो गया, RBL बैंक हो गया, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया। इनमें अगर आप देखेंगे तो एक चीज़ है कि जो टॉप लाइन ग्रोथ है, यानी कि जो NII ग्रोथ है, लोन ग्रोथ है, डिपॉजिट ग्रोथ है, वहाँ थोड़ी दिक्कतें थी। खासकर आप बंधन और RBL में देखिएगा NII में डी ग्रोथ देखने मिली है करीब 7 से 13% के आसपास की। मुनाफे में भी डी ग्रोथ देखने मिली है 40-40, 60-60% के आसपास जो है इनके ओवरऑल प्रॉफिट में गिरावट देखने मिली है। क्यों? क्योंकि प्रोविजनिंग साल दर साल बढ़ी है, स्लिपेजेस साल दर साल बढ़े हैं। तो ये चिंता की बात यहाँ पे थी। लोन ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट में रही है और प्राइवेट बैंक, दिग्गज प्राइवेट बैंक से कम रही है। डिपॉजिट ग्रोथ अगर आप देखेंगे तो वो डबल डिजिट में रही है और NPS में भी यहाँ पे बढ़त देखने मिली है
करीब करीब 16 बेसिस पॉइंट 25 बेसिस पॉइंट के आसपास की। तो सबसे बड़ी दिक्कत की बात इनके साथ ये हो गई कि लोग ये सोचने लगे कि चलिए दिग्गज बैंक्स में अगर स्लिपेज और प्रोविजन बढ़े तो वो तो झेल लेंगे, लेकिन क्या ये छोटे बैंक्स इनको संभाल पाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल था। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में भी देखिए जो ग्रोथ पहले बैंक डिलीवर करता था 30-40% की, 50% की, वो अब कम हो चुकी है। वो एक दिक्कत की बात है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन यहाँ पे भी गिरे हैं और इन छोटे बैंक्स में नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज़्यादा गिरावट देखने मिली है। ये आप रखिएगा 30 से 40 बेसिस पॉइंट के आसपास की। प्रोविजनिंग यहाँ पे भी आप देखेंगे साल दर साल बढ़ी है करीब 90% और स्लिपेजेस में भी साल दर साल 90% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। अब वो तीसरी कैटेगरी जो कि पीएसयू बैंक्स, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ पे एनआई ग्रोथ ज़्यादा नहीं थी इन बैंक्स के पास। हालांकि कुछ के पास थी, जैसे कैनरा में हुई अच्छी खासी, लेकिन किसी में नहीं भी हुई। जैसे कि यूनियन बैंक में अगर आप देखेंगे तो डी ग्रोथ देखने मिली 3% के आसपास की। लेकिन इनमें सबसे अच्छी बात क्या थी कि ओवरऑल एनपीएस जो है उसमें इतनी ज़्यादा बढ़ोतरी देखने नहीं मिली और पीएसयू बैंक्स में कहीं कहीं नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़े हैं, कहीं घटे हैं, और जो घटे भी हैं उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं देखने मिली है। तो एसेट क्वालिटी जो है इनकी ज़्यादा स्टेबल रही है और जो निम्स का मैनेजमेंट है इनका शायद सबसे ज़्यादा बेटर रहा है। डिपॉजिट ग्रोथ, लोन ग्रोथ आप कैनरा बैंक जैसे बैंक को देखेंगे तो वहाँ प्राइवेट बैंक्स के मुकाबले भी अच्छी रही है। तो अगर इन सारे बैंक्स को मैं एक साथ मिला के देखूंगा तो इस बार बाजी मारी है सरकारी बैंक्स ने। प्राइवेट बैंक्स में आईसीआईसीआई अच्छा रहा, बाकी मिडिल लेवल बैंक्स में अगर आप देखेंगे तो वहाँ चिंताएं हैं। ठीक है वरुण, बहुत शुक्रिया। तो लबुलुबाब ये है कि जो बड़े बैंक्स हैं वहाँ पर नेट इंटरेस्ट मार्जिन की थोड़ी सी दिक्कत है। मिड साइज के बैंकों की बात करें तो वहाँ पर एनपीए को लेकर, एसेट क्वालिटी को लेकर थोड़े से कंसर्न्स हैं वहाँ पर। और अगर हम सरकारी बैंकों की बात करें तो वहाँ पर एनपीए क्लीनअप तो हो गया था, वो सरकार ने और बैंकों ने पहले ही मिलके उस चीज़ को एड्रेस कर लिया था और वहाँ पर थोड़ी सी बेहतरी दिखाई दे रही है। लेकिन यह है कि उम्मीदें ज़्यादा थीं और उम्मीदें जब ज़्यादा होती हैं तो निराशा भी होती है। और उम्मीदें इसलिए थी क्योंकि जो बैंकों ने Q1 के अपने जो बिजनेस अपडेट्स दिए थे उसमें काफ़ी अच्छे नंबर्स निकल के आए थे। अब फाइनली जब समग्र तरीके से जब उन्होंने नंबर्स को समझा तो एनालाइज किया तो लगा कि मामला मिक्स्ड है, कोई बहुत एक्साइटिंग नहीं है। और ये एक्साइटिंग ना होने के चलते हम देख रहे हैं कि थोड़ा बाजार भी ठिठक रहा है, चल नहीं रहा है, एफआईज बाजार से दूरी बना रहे हैं। तो आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए? और अगर बैंकिंग में अगर आपको पिक एंड चूज करना हो तो आपका भरोसा कौन से बैंकों पर होना चाहिए? प्राइवेट बैंक में क्या चुनना है, सरकारी बैंकों में किसके साथ जाना है, मिड एंड स्मॉल साइज के जो बैंक्स हैं, स्मॉल फाइनेंस जो बैंक हैं, उनमें आपके दांव कहां पर लगने चाहिए? इस पर हम चर्चा करते हैं। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग शाह हैं जियोजित फाइनेंशियल से और धनंजय सिन्हा भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरांग जी और धनंजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। गौरांग सर, पहला कॉमेंट आपसे। जिस तरह से सरकार के कदम थे, बजट में हमने देखा था कि टैक्स कट करने का फैसला लिया गया था, उसके बाद हमने देखा कि आरबीआई ने बैक टू बैक 3 बार रेट कट किए, तो इससे उम्मीदें बढ़ी कि नहीं बैंकों के लिए चीजें यहां से बेहतर हो रही हैं और जो नंबर्स आएंगे वो अच्छे आएंगे। Q1 के अपडेट में हमने रिफ्लेक्शन भी देखा, लेकिन जो नतीजे आ रहे हैं गौरांग सर, इनको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत कोई एक्साइटिंग चीज तो लग नहीं रही है और वो बाजार की दशा भी बता रही है कि इन नतीजों को निवेशक बहुत पॉजिटिवली ले नहीं रहे हैं। आपने कैसे एसेस किया है अब तक के जो बैंकिंग के नतीजे आए हैं? बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। तो देखिए, पहली बात तो काफी कुछ सकारात्मक चीजें हुई, जैसे आपने 2-3 बातें बताई अभिषेक। पहले तो ब्याज दरों में कटौती हुई, सीआरआर में कटौती हुई, परिस्थिति और बेहतर होने की संभावना, उसका अनुमान हम लगा के चल सकते हैं आने वाले भविष्य में। ऋण की मांग जो है वो हमारा ऐसा मानना है कि आने वाले समय में और बढ़ेगी। एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा था पिछले वित्तीय वर्ष में भी, और इस वित्तीय वर्ष में मेरे ख्याल से अनुमान कुछ लोगों के उम्मीदें कुछ ज्यादा थी। लेकिन आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कि नतीजे कैसे रहे, तो मेरे ख्याल से जो अनुमान था उससे थोड़े बहुत नीचे रहे। लेकिन आने वाले भविष्य में या फिर इस वित्तीय वर्ष के दूसरे आधे हिस्से में, यानी कि तीसरी और चौथी तिमाही में क्या उभर करके आ सकता है, अगर आपने मैनेजमेंट की टिप्पणियां नतीजों के बाद पर थोड़ा बहुत गौर किया हो, तो शायद हमें ऐसा लग रहा है कि दूसरे आधे हिस्से में इस वित्तीय वर्ष के परिस्थिति में बेहतरीन तरीके से सुधार होगा। जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, जो भी आरबीआई की तरफ से कदम उठाए गए हैं और जो भी कदम बैंकिंग मैनेजमेंट की तरफ से उठाए हैं ऋण की मांग बढ़ने के लिए,
आपने देखा होगा अभी कुछ दिनों पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मेरे ख्याल से क्यूआईपी किया था 25,000 करोड़ का, अगर मेरी याददाश्त सही है तो अगर इस प्रकार से बैंक बाजार से पैसा जुटा रही है तो उनका अनुमान और अंदाजा यह है कि आने वाले भविष्य में ऋण की मांग बढ़ेगी, क्योंकि आप इतने सारे पैसे उठा करके एक तरफ रखेंगे तो नहीं, उसको इस्तेमाल आपको ऋण के रूप में लोगों को देने के लिए इस्तेमाल करना होगा। तो हमारा ये मानना है कि फिलहाल परिस्थिति नतीजे जो आए हैं वो शायद थोड़े बहुत उम्मीद से नीचे थे। उसी का कारण है कि थोड़ा बहुत अंडर परफॉर्मेंस हम बैंक निफ्टी कुछ चुनिंदा बैंकों में और कुछ एनबीएफसी में देख रहे। उदाहरण के तौर पर बजाज फाइनेंस के नतीजे आए, थोड़ी बहुत निराशा थी। तो हमारा मानना है कि दूसरे आधे हिस्से में परिवर्तन बेहतर के लिए होगा, और ये अगर आपके पास समय की पाबंदी नहीं है और निवेश लायक पूंजी है लंबी अवधि के लिए, तो मेरे ख्याल से धीरे धीरे करके आपको कुछ चुनिंदा निजी क्षेत्र की दिग्गज बैंक और कुछ चुनिंदा सरकारी बैंकों की सूची में और मजबूत एनबीएफसी में निवेश करना अनिवार्य होगा। और मैं इस हद तक कहूंगा कि अगर आपके पास पोर्टफोलियो है शेयर बाजार में तो उसका एक महत्व अंग वित्तीय क्षेत्र होना चाहिए। पोर्टफोलियो में आप फाइनेंशियल सेक्टर को नजरअंदाज कर नहीं सकते और नजरिया लंबी अवधि का रखें, और प्राइवेट बैंकों में जो दिग्गज हैं या फिर सरकारी बैंकों में जो बड़े बैंक हैं उन पर आप फोकस करके चल सकते हैं। कहाँ फोकस करना है यह हम गौरांग सर से थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन एक कमेंट जरा धनंजय सर से ले लेते हैं। धनंजय सर, अगर हम बैंकों की बात करें तो स्थितियां बेहतर हो रही थी। अगर हम पिछले एक डेकेड पहले की बात करें तो एनपीए एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। धीरे धीरे मेच्योर हुआ सिस्टम, सरकार की भी कोशिशें रही, बैंकिंग ने अपने आप को भी अच्छे से रेगुलेट किया चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, और हमने देखा कि पोस्ट कोविड एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रेडिट ग्रोथ की हमने दौर भी देखी। 18% के क्रेडिट ग्रोथ पहुंच गए थे। अब थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ नीचे आई है, हालांकि उस बेस थोड़ा ज़्यादा था। आप जरा ये बताइए कि करंट सिनेरियो में, क्योंकि सरकारी बैंक भी प्रोफेशनल हो रहे हैं, उनको ये लग गया है कि नहीं, अगर हमें बिजनेस में बने रहना है, सरकार का अगर हमें समर्थन भरोसा अगर लगातार बनाए रखना है तो हमें compete करना पड़ेगा बड़े प्राइवेट बैंकों के साथ भी। तो यहां से अगर किसी को अगर मन में सवाल उठ रहे हों कि कौन सा खेमा बेहतर है, प्राइवेट बैंकिंग का या सरकारी बैंकिंग का, आपका वोट किस तरफ जाएगा, या फिर दोनों में अच्छे अच्छे विकल्प हैं, जहां अच्छे विकल्प है वो चुनने चाहिए? देखिए, एक्चुअली क्या है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव तो है ही है। एक्चुअली बैंकों का पिछला साइकिल काफी स्ट्रांग रहा है। अगर आप देखेंगे 2012 के पहले प्राइवेट कंपनीज काफी प्राइवेट केपेक्स कर रही थी, तो उनके उस बेसिस पे वो काफी लंबा साइकिल था एक्सपेंशन का, और बैंकिंग सेक्टर को प्रोजेक्ट लेंडिंग में काफी ग्रोथ आया। इसके कारण जो है बैंकों का जो 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 स्प्रेड होता है या प्रॉफिट होता है, वो इस पे निर्भर करता है कि वो किस दर पे वो डिपॉजिट उठाते हैं और किस दर पे वो लेंड करते हैं। अगर उनका ड्यूरेशन जो लेंडिंग है वो लंबा होता है और प्रोजेक्ट लेंडिंग होता है, तो उनका स्प्रेड बढ़ता है और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ता है। तो लेंडिंग ग्रोथ के साथ साथ अगर आपका टर्म स्प्रेड बढ़ता है तो बैंकिंग सेक्टर का जो प्रॉफिट है वो काफी जोर से बढ़ता है। वो प्रोजेक्ट लेंडिंग का एक फेज था, उसके बाद एनपीए साइकिल आया। वो हर प्रोजेक्ट साइकिल के बाद वो आता है। तो एनीवे, तो एनपीएस जो है वो रिजॉल्व हुआ। सरकार का सपोर्ट था, गवर्नमेंट का जो पब्लिक डेट है वो बढ़ गया। पोस्ट कोविड जो रिकवरी रहा है वो लार्जली रिटेल लेंडिंग पे रहा है, और रिटेल लेंडिंग काफी जोरदार तरीके से बढ़ा। एक समय वो 20% से ऊपर भी जा चुका है था। आज के तारीख में ये है कि ओवरऑल लेंडिंग ग्रोथ जो है वो 9% पे आ गया है, और जो प्रोजेक्ट लेंडिंग है वो करीब करीब 12 साल से बहुत ही म्यूटेड लेवल पे है। कंपनीज के पास जो है वो बैलेंस शीट काफी इंप्रूव हो गया है, कैश बैलेंसेस अच्छा है, और प्राइवेट केपेक्स हो नहीं रहा। तो बैंकों को जो जो मेजर इश्यूज आ रहे हैं ये कि एक तो लेंडिंग ग्रोथ कम हो रहा है, दूसरा आपका टर्म स्प्रेड नहीं बढ़ रहा है। इसके कारण जो हम सिचुएशन देख रहे हैं पिछले 1.5-2 सालों से, जो मार्जिन जो बैंकों का है वो कंप्रेस होते जा रहा है। आज के तारीख में आरबीआई ने रेट कट किया, सीआरआर कट किया। उनका ये अनुमान है कि लेंडिंग ग्रोथ बढ़ेगा, जबकि ये दिख रहा है कि रिजल्ट्स में, सारे रिजल्ट्स में ये दिख रहा है कि स्प्रेड जो है वो कम हो रहा है, और बैंक जो है स्ट्रगल कर रहे हैं लेंडिंग करने में। इसलिए काफी बैंकों का ये प्रयास है आज के तारीख में कि वो अपना कॉस्ट कैसे घटाएं,
ऑपरेटिंग कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ फंड वगैरह कैसे घटाए। तो ये अगर आप सारे रिजल्ट्स में देखेंगे, इस क्वार्टर में भी कंप्रेशन रहा है। और जो गाइडेंस दिया है बैंकों में, स्पेशली इफ यू लुक एट HDFC बैंक, जो बोल रहा है कि हम अब कासा के ऊपर ज्यादा प्रेशर डालेंगे और उसकी तरफ बड़ा अपना एफर्ट डालेंगे। अब तक उनका जो ये प्रयास रहा था कि वो HDFC का जो लाइबिलिटी है वो कन्वर्ट करे बैंक डिपॉजिट्स में, वो टर्म डिपॉजिट में। हाँ अब उनको लग रहा है कि उनको जो एफर्ट डालना चाहिए वो कासा में डालना चाहिए। तो आई जी, वुड से दैट अभी हमको अगर बैंकों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है तो वो बैंकों पे इन्वेस्ट करे जो लेंडिंग ग्रोथ कर पाए और जो कॉस्ट जो है वो कर्टेल कर पाए। इनफैक्ट अगर आप सब बैंकों का रिजल्ट देखेंगे तो सब ऑपरेटिंग कॉस्ट परफेक्ट। जो है वो कंटेन करने में के तरफ अग्रसर है। ICICI बैंक एक क्लियर एग्जाम्पल है। जी जी तो जी। हमारा जो अनुमान है कि धनंजय जी, ये धनंजय जो जी, बैंकिंग सेक्टर। बिल्कुल धनंजय सर, जी, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात कही आपने सर कि जो बैंक्स अपनी क्रेडिट ग्रोथ को बढ़ा पा रहे हैं और अपनी एफिशिएंसी ला पा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ फंड को भी कम कर पा रहे हैं, उन पर फोकस करना चाहिए। तो ये बैंक हैं कौन से? अब लोगों के मन में बड़ा स्वाभाविक सा सवाल है कि जब इन चैलेंजेस से बैंक जूझ रहे हैं तो अभी करना क्या है, किन पर भरोसा करना है? एक चैलेंज तो ये भी रहा है बैंकिंग सेगमेंट के लिए कि डिपॉजिट वाला इशू आ गया था साल 2 साल पहले कि डिपॉजिट मोबिलाइजेशन हो नहीं पा रहा था। उसको धीरे धीरे बैंकों ने एड्रेस किया है। तो यहां से अच्छे बैंक्स कौन से हैं जहां पर आपको लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, ये अपने दोनों एक्सपर्ट से समझेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है हमारे खास शो बैंकिंग बिग बेट्स में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ हैं हमारे दो एक्सपर्ट गौरांग शाह हैं और धनंजय सिन्हा हैं जो आपको बैंकिंग के बेहतरीन शेयर बताने वाले हैं। गौरांग सर, ब्रेक से पहले आपने कहा कि फाइनेंशियल्स में आपको रहना चाहिए थोड़ा लंबा वक्त देकर, और आपने कहा कि जो दिग्गज नाम है प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में या फिर सरकारी बैंकों में वो शेयर चुनने चाहिए। तो जरा मदद कर दीजिए कि अगर प्राइवेट बैंकिंग में अगर एक शेयर चुनना हो तो आपका दांव कहां पर लगेगा, किसके साथ जाना चाहिए? देखिए अभिषेक भाई, एक छोटा सा डिस्क्लोजर दे देता हूं उसके पहले कि जो भी निवेश लायक रणनीति आपके समक्ष रखेंगे ये हमारे रिसर्च टीम की तरफ से। इसमें हमारी कंपनी जियोजित या हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ हमें मिलता है और ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर राय हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, हो सकता है उनका निवेश हो। तो पहली अगर कोई एक दिग्गज बैंक आपको पसंद करनी है तो मेरे ख्याल से एक इतिहास से बनाया है HDFC बैंक ने। मैं ऐसा नहीं कहता कि एक्सिस और ICICI नहीं बनाया, लेकिन HDFC बैंक मेरे ख्याल से एक सक्षम और मजबूत बैंक है। और ऋण की मांग बढ़े ये तो प्रयास करना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल से मैनेजमेंट को दूसरी तरफ ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपकी एसेट क्वालिटी भी निरंतर नीचे आए, जिससे जो प्रोविजनिंग आपने की है पिछले इतिहास में वो लौट करके बैलेंस शीट और मजबूत बने। तो एक विकल्प पहला अगर मुझे चुनना होगा तो वो HDFC बैंक। पहला विकल्प HDFC बैंक होगा। धनंजय सर, आप बताइए आपके विकल्प कौन से हैं? आप प्राइवेट बैंकिंग में भी बता दीजिए और लगे हाथ आप ये भी बता दीजिए कि सरकारी बैंकों में क्या पसंद है आपको। देखिए HDFC बैंक तो क्लियरली एक विनर है क्योंकि ये वैल्यूएशन के हिसाब से काफी चीप है। और मुझे लगता है इसका लंबा टेलविंड है क्योंकि ये जो है माइग्रेशन कर रहा है HDFC बैंक का डिपॉजिट से, जो बैंक डिपॉजिट में सो रिप्लेसमेंट जो है वो कॉस्ट इनका कम हो रहा है। और ये पिछले दो सालों से वो रैशनलाइज कर रहे हैं बैलेंस शीट, तो ग्रोथ इतना बड़ा किया नहीं है। तो इनके हिसाब से इनका जो नेक्स्ट फेज है वो ग्रोथ है। और इनका जो क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है करीब करीब 800 बेसिस पॉइंट से नीचे आया है। तो इनके मेरे मुझे लगता है ये एक स्टॉक है जो ग्रो कर सकता है। और मैनेजमेंट ये चाह रहा है कि इनका फोकस कासा पे हो और आगे जो है वो ग्रोथ की तरफ फोकस करे। इन्होंने काफी ब्रांचेस में भी इन्वेस्ट कर रखा है। तो आई वुड से दिस इज नंबर वन, बोथ विथ रिस्पेक्ट टू द क्वालिटी ऑफ बैलेंस शीट, क्वालिटी ऑफ एसेट क्वालिटी एंड इंटेंट टू ग्रो। तो ये तीन चीजें इनके फेवर में है। दूसरा जो ऑफ कोर्स ICICI बैंक मेरा पुराना फेवरेट है, बट आई वुड से दैट वुड रैंक सेकंड। इनका क्या है कि ICICI बैंक एक्चुअली क्या है कि वो भी काफी एफिशिएंसी की तरफ जा रहे हैं, काफी रैशनलाइजेशन कर रहे हैं कॉस्ट
वगैरह पे, और इनका जो ग्रोथ है अभी बिजनेस बैंकिंग पे ज्यादा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग पे इतना कुछ खास डिमांड नहीं है, और रिटेल लेंडिंग में थोड़ा स्लो डाउन है. But I would say in public sector bank, what we have chosen is Canara Bank. कैनरा बैंक आपने पहले मेंशन किया है, तो बेसिकली इनका जो एसेट क्वालिटी वगैरह काफी अच्छा रहा है. निम्स कॉन्ट्रैक्शन तो जरूर रहा है, बट इनका जो है देयर वाज कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अदर इनकम. इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपका जीसेक पोर्टफोलियो में लाभ इनका काफी बड़ा रहा, तो ट्रेडिंग प्रॉफिट काफी अच्छा रहा. एसेट क्वालिटी भी इम्प्रूव हो रहा है, तो आई वुड से ये इनका थोड़ा एक सा सवाल गौरांग, डिग्री भी अच्छा है इन टर्म्स ऑफ द एसेट क्वालिटी ट्रैक रिकॉर्ड. तो मुझे लगता है कि कैनरा बैंक इज द सेकंड नेम, एंड इट इज आल्सो वैल्यूड लेस देन 1. प्राइस टू बुक इज 0.8. तो हाँ वैल्यूएशन के हिसाब ठीक से है, भी मुझे लगता है कि ये फेवरेबल है. सो ये दो बैंक जो है हम मतलब हाईलाइट करना चाहेंगे. ठीक है। दो दो प्राइवेट बैंक हो गए, आईसीसी बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया और केनरा बैंक हो गया, ये 3 शेयर हो गए धनंजय सर की तरफ से। गौरांग सर, प्राइवेट बैंक तो आपने बता दिया, सरकारी बैंकों में आपको आपको क्या पसंद है और कोई और बैंक जिसका आप नाम लेना चाहेंगे? देखिए, ऐसे तो बाकी जो दिग्गज बैंक निजी क्षेत्र की वो है आईसीआईसीआई, जिसके नतीजे अच्छे आए थे, एक्सिस बैंक जिसने नतीजों में निराश किया था, लेकिन हमें लग रहा है कि ये शायद एक आध तिमाही का मसला हो सकता है. आने वाली तिमाही में सुधार होने की पूरी पूरी संभावना है. और अगर मुझे एक मझौली सरकारी क्षेत्र की बैंक पसंद करना होगा तो वो होगा इंडियन बैंक. ओ ठीक है, इंडियन बैंक पसंद है और आईसीसी बैंक, मतलब आईसीसी और एचडीएफसी बैंक, भरोसा कायम है, दिग्गज के साथ जाइए, कोई कंफ्यूजन नहीं, स्केल में बड़े हैं, साइज में बड़े हैं और ग्रोथ भी ये लीड करेंगे, बाजार को तो दिशा दिखाने का काम करते ही हैं. चलिए फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करने का समय भी हो गया. गौरांग सर, आपने आज समय दिया, बहुत शुक्रिया सर आपका. धनंजय जी, आपने भी आज समय निकाला हमारे लिए और इस चर्चा में जुड़े, थैंक यू सो मच सर. आगे फिर से किसी और शो में मुलाकात होगी आपसे. फिलहाल इस शो में इतना ही, लेकिन आप बने रहिए 18 हाउस स्वदेश के साथ. नमस्कार.